नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, YouTube के हिंदी शिक्षक चैनल पर एक नई वीडियो लेकर मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ। आप सामने देख सकते हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं अतीत के पत्र। ये पाठ का नाम है विदा है पत्र और इसका भाग दूसरा आज हम लेने जा रहे हैं। इसके रचनाकार दो है, पहले विनोबा भावे और दूसरे हैं गांधी जी। पहले पत्र में हमने देखा था कि आश्रम को छोड़कर विनोबा जी एक साल के लिए बाहर गए थे क्योंकि उनका स्वास्थ्य उन दिनों ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उस एक साल के अंदर कितने जो अच्छे अच्छे कार्य किए थे उनका पूरा लेखा जोखा उन्होंने अपने पहले पत्र में उन्होंने दिया है। विनोबा जी भावे के द्वारा महात्मा गांधी जी को लिखा हुआ वो जो पहला पत्र था वो हमने पहले भाग में देखा है और आज भाग क्रमांक 2 में उत्तर के रूप में महात्मा गांधी ने अपने पुत्रवत या जो शिष्य है उनके विनोबा भावे उन्हें क्या उत्तर दिया है यह हम देखेंगे आज के भाग क्रमांक 2 में। आइए विद्यार्थी मित्रों, अब हम पाठ के दूसरे भाग के लिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले एक बात हम आपको बताएंगे। हमारे भारत में गुरु और शिष्य की एक अच्छी खासी परंपरा रही है। अपने गुरुओं के प्रति शिष्यों के मन में गहरी आस्था, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा ये गुण देखने को मिलते हैं। लगभग पौराणिक काल से लेकर आज के इस वर्तमान युग तक, आधुनिक युग तक ये गुरु शिष्य की परंपरा रही है। यदि हम पुराण काल में जाए तो द्रोणाचार्य अर्जुन, चाणक्य, चंद्रगुप्त, रामदास स्वामी, शिवाजी महाराज, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, विश्वामित्र और उनके शिष्य भगवान राम, लक्ष्मण, ऐसी बहुत ही लंबी परंपरा है। और इस परंपरा में महात्मा गांधी और विनोबा जी भावे ये भी अगर शामिल हो गए तो ये कोई अत्युक्ति नहीं होगी। तो ठीक है, विनोबा जी द्वारा लिखा हुआ पत्र गांधी जी को प्राप्त हुआ है। अब ये पत्र पढ़कर गोरख ने मच्छंदर को हराया, भीम है भीम, यह उद्गार बापू के मुंह से निकले थे। देखिए, गोरख और मच्छंदर ये भी एक शिष्य और गुरु की जोड़ी है। इसमें मच्छिंद्रनाथ गुरु है और गोरख शिष्य है। एक कभी ऐसा भी प्रसंग आया था मच्छिंद्रनाथ के जीवन में कि गोरक्षनाथ उन पर भारी पड़े थे। और दूसरा उदाहरण भीम है भीम, द्रोणाचार्य के शिष्य भीम बड़ा ही बलशाली, महाभारत में उनका उल्लेख आता है और जिन्होंने अपने शक्ति के बल पर कई सारे राक्षसों का वध किया था और पांचों भाइयों में वो बड़े श्रेष्ठ थे ताकत के मामले में। इसीलिए बापूजी ने इन शब्दों का उल्लेख यहाँ पर किया है और ये शब्द उनके मुंह से अपने आप निकल गए। यहाँ पर वो शायद ये कहना चाहते हैं कि गुरु से शिष्य महान है। सुबह उनको इस प्रकार उत्तर दिया, तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं ये मुझे नहीं सोचता। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। गांधी जी बहुत ही प्रभावित हो गए हैं उनके उस कार्य से जो एक साल के भीतर उन्होंने किया है। किस प्रकार वो आश्रम के प्रति समर्पित है और एक कार्यों का एक पूरा लेखा जोखा उन्होंने सामने प्रस्तुत किया है। तो ये सब कुछ देखकर और गांधी जी के प्रति उनका जो अपनापन है, प्रेम है और उनका जो सच्चरित्र है वो सब कुछ देखकर मैं तो जैसे मोह में डूब गया हूँ, ऐसा गांधी जी कहते हैं। यानी वो बिल्कुल उनकी ओर आकर्षित हो गए हैं, ये उनके कहने का तात्पर्य है। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। जब कोई गुरु ऐसा कहता है अपने शिष्य से कि तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ, तो वहाँ पर शिष्य कितना बलशाली है और एक कदम अपने गुरु से आगे है, ये वहाँ पर दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ।
सच में उन्होंने ये परीक्षा दी है, की है, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। और गांधी जी को जो बड़प्पन उन्होंने दिया है उसे भी वो स्वीकार करते हैं। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। अब ठीक है, तुमने मुझे पिता के स्थान पर बिठा दिया है, तुम मुझे पिता जैसा मानते हो, पितृतुल्य मानते हो, तो मैं तुम्हारी भावना की कद्र करता हूँ और ये पद मैं स्वीकार करता हूँ, ये ओहदा मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे लोभ को तो तुमने लगभग बुरा ही किया है, यानी मैं जैसा चाहता था तो मेरे लोभ को तुमने लगभग पूरा ही कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी मान्यता है कि मतलब मेरा ये मानना है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। विद्यार्थी मित्रों, ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। वो पिता भाग्यशाली अपने आप को समझ सकता है या वो सच्चा पिता कहला सकता है जब वो एक चरित्रवान पुत्र को जन्म देता है या चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। आज के इस परिवेश में हम देखते हैं कि चरित्र जो है वो बड़ा दूर होता जा रहा है युवकों से। चरित्रवान युवक आज भी मौजूद है लेकिन उनकी तादाद कम होती जा रही है। तो चरित्र हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है और इसीलिए गांधी जी यहाँ पर चरित्र को या चरित्रवान पुत्र को महत्व देते हैं और ये चरित्रवान पुत्र उन्हें विनोबा जी के रूप में दिखाई देता है। सच्चा पुत्र वह है जो पिताजी ने जो कुछ किया है उसमें वृद्धि करे। उन्होंने जैसे ये परिभाषा बना ली है, सच्चा पुत्र कौन है? तो पिताजी ने जो कुछ आदर्श प्रस्थापित किया है समाज में, देश में, अच्छे कार्य को लेकर, वो जो गुण है उनमें, उन गुणों में वो जो पुत्र है वो और ज़्यादा क्या करे? वृद्धि करे और ज़्यादा बढ़ाए, तब वो सही मायने में सच्चा पुत्र होगा। तो हम देखते हैं कि कई बार पिता जो होता है बड़ा महान होता है, आदर्शवादी होता है, सदाचारी होता है, लेकिन उनका जो पुत्र होता है वह बिगड़ैल होता है। वो अपने पिताजी की इज्जत को, प्रतिष्ठा को कलंकित कर देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए विद्यार्थी मित्रों। आगे गांधी जी कहते हैं, पिता सत्यवादी, दृढ़, दयामय हो तो स्वयं अपने में ये गुण विशेषता से धारण करे। हम तो जानते हैं कि गांधी जी वाकई में सत्यवादी थे। जो संकल्प उन्होंने कर लिया उस पर दृढ़ रहते थे, अड़िग रहते थे, दयामय भी उतने ही थे। तो ये सारे गुण वो अपने अंदर धारण करे, ऐसा वो कहना चाहते हैं। और ये तुमने किया है ऐसा दिखता है। कोई दूसरा सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। विनोबा जी का किया हुआ महान कार्य ये बता रहा है कि ये उन्होंने सचमुच किया है और ये गांधी जी देख रहे हैं। तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। यानी कि उस कार्य का श्रेष्ठत्व गांधी जी स्वयं नहीं लेना चाहते हैं। यानी ये तुमने आत्म प्रेरणा से, स्वयं प्रेरणा से किया है। इस प्रकार वो अपने विनोबा भावे जो कि उनका शिष्य है उनके लिए ये पंक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। बड़ा अच्छा लगा होगा विनोबा जी को गांधी जी का ये उत्तर पाकर कि तुमने मुझे एक तोहफा दिया है, तुम्हारे प्रेम के भेंट के रूप में, है ना, तोहफे के रूप में मैं ये पद जो है पिता का स्वीकार करता हूँ और इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हूँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। अब गांधी जी इतने महान है, देखिए ना, कार्य तो उनका महान है ही। अब वो अपने बिल्कुल दरिया दिली के साथ कह रहे हैं, जब तुम्हारी नज़रों में मैं अगर हिरण्यकश्यप साबित हो जाऊं। हमने देखा है पुराणों में हिरण्यकश्यप बड़ा ही असुर क्रूर कर्मा था और इसने अपने बेटे के साथ कैसा व्यवहार किया था, जो कि विष्णु का भक्त था। तो जब तुम्हें ऐसा दिखाई देगा कि मैं हिरण्यकश्यप जैसा हूँ, तुम मेरा प्रहलाद भक्त के समान निरादर कर सकते हो, अपमान कर सकते हो।
तुम्हारी यह बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह पालन किया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो आश्रम में रहता है उसे आश्रम के सभी नियमों का परिपालन करना पड़ता है, श्रद्धापूर्वक किसी भी नियम को भंग नहीं करना पड़ता है, और ये तुमने किया है। यानी नियमों का बहुत ही सुंदरता के साथ पालन किया है, आश्रम के बाहर रहकर भी बहुत ही सुंदर कार्यों को तुमने अंजाम दिया है। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी ही नहीं। जो तुमने खेद प्रकट किया है ना कि मैं आश्रम पहुंच पाऊंगा या नहीं, मुझे देर हो गई है, तो मुझे किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। 2-4 दिन देर हो सकती है, आज ना कल तो तुम अवश्य आओगे, ये मुझे पक्का विश्वास था, भरोसा था। तुम्हारे संदेश मामा फड़के यानी विष्णु लक्ष्मण फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाए थे, क्योंकि पहले पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है, विनोबा जी भावे ने, कि मैं आश्रम के बाहर था, फिर भी मैंने मामा फड़के से संपर्क स्थापित किया था और मेरी आश्रम में न आने की विवशता मैंने बताई थी। तो ये बात मामा ने गांधी जी को बताई थी। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे और तुम्हारा उपयोग हिंद की उन्नति के लिए हो, यही मेरी कामना है, यही मेरी अभिलाषा है। इतना सुंदर और महान कार्य करने वाले व्यक्ति को यानी कि तुम्हें ईश्वर दीर्घायु दे, लंबी उम्र दे, और तुम्हारा जो उपयोग है हिंद यानी हमारा हिंदुस्तान, उसके उन्नति के लिए, प्रगति के लिए हो, यही मेरी कामना है, यही मेरी दुआ है। विद्यार्थी मित्रों, महात्मा गांधी जी एक बहुत बड़े नेता थे, आज़ादी के आंदोलन के वो मुखिया थे, कईयों का प्रेरणा स्थान थे। उनका हर दिन, उनकी दिनचर्या बड़ी ही व्यस्त हुआ करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी जब भी उन्हें कोई पत्र भेजता था तो समय निकालकर वो उसका उत्तर देते थे। यहाँ पर उन्होंने विनोबा जी भावे के पत्र का उत्तर दिया है और कितने प्यार से समझाया। देखिए, तुम्हारे आहार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि पहले पत्र में विनोबा भावे ने पूछा था कि ऐसा ऐसा मेरा आहार है, या फिर मैंने परिवर्तन किया है, या आपकी नज़र में अगर और कोई परिवर्तन करना है, बदल करना है, तो आप मुझे सुझाव दें। लेकिन गांधी जी ने ये देखा कि उनका आहार बिल्कुल सही है, सटीक है, और दूध का त्याग अभी तो मत करना। भावे ने कहा था ना कि जल्दी ही दूध भी मैं छोड़ने वाला हूँ, उसका भी मैं त्याग करने वाला हूँ। लेकिन गांधी जी को अच्छी तरह से पता है, वो एक अच्छे आहार शास्त्री भी थे, उन्हें इस बात का ज्ञान है कि हमारी सेहत को बनाए रखने में दूध का भी अच्छा योगदान होता है, तो उसका त्याग तुम फिलहाल तो मत करना। इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। तुम जितना दूध पी रहे हो आजकल, उससे और अगर बढ़ा सकते हो तो वो बढ़ाओ, और वैसे भी तुम्हारा भोजन बहुत ही कम है, इसलिए रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है। उन्होंने मुद्दा छेड़ा था ना पत्र में, तो रेल विषयक सत्याग्रह की ज़रूरत अभी तो नहीं है, पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारों की आवश्यकता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जब भी कोई किसी कार्य को अंजाम देना है तो उसके लिए औरों की भी आवश्यकता होगी, ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता होगी। तो जब आवश्यकता होगी तब मैं तुम्हें सूचित करूँगा या वो कार्य मैं तुम पर सौंपूँगा। यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ जाए। विद्यार्थी मित्रों, सन 1918 में खेड़ा में जो सत्याग्रह हुआ था, जो गांधी जी के लिए खास पहचाना जाता है, किसानों पर होने वाला अन्याय, जुल्म, इसे दूर करने के लिए उन्होंने ये सत्याग्रह किया था। शायद उसी सिलसिले में यहाँ पर बात हो रही है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें सूचित करूँगा। अभी तो मैं रमता राम हूँ, यानी यहाँ वहाँ मैं घूम रहा हूँ। हालांकि उनका ये जो घूमना है वो देश सेवा का ही एक हिस्सा है। 2-1 दिन में दिल्ली जाऊँगा। मतलब इस समय आश्रम में ना तो विनोबा भावे जी है और ना ही गांधी जी है, तो वो भी बाहर है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि 2-1 दिन में मैं दिल्ली जाऊंगा। विशेष तो जब आओगे तब, यानी मुझे विशेषता तो तब महसूस होगी जब तुम आश्रम में लौट आओगे। तुम आश्रम की शान हो, तुम आश्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो।
शायद वो यही कहना चाहते हैं और सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। आश्रम में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो तुमसे मिलने के लिए उत्सुक है, बेताब है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। अंत में उन्होंने आशीर्वाद दिया है, बापू के आशीर्वाद। बाद में बापू के उद्गार देखिए क्या है, बहुत बड़ा मनुष्य है। मुझे अनुभव होता रहा है कि महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा है। महाराष्ट्रियों में तो किसी ने मुझे निराश किया ही नहीं, उसमें भी विनोबा ने तो हद कर दी, सारी सीमाएं पार कर दी। लेकिन किस बात में? तो मुझे खुश करने में। जिस ढंग से मैं चाहता हूं कि देश कार्य हो, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर देश को आज़ादी दिलाने में मेरा सहायक हो। महात्मा गांधी जी विनोबा के कार्य से विशेष प्रभावित है। उनका स्वभाव, उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा, कार्य के प्रति समर्पण की भावना, सादगी, सरलता, जितने भी उनके गुण हैं, गांधी जी में जितने भी गुण हैं वो सभी गुण जैसे विनोबा जी में आ गए हैं, उन्होंने अपने अंदर वो धारण कर लिए हैं। और इसीलिए गांधी जी विनोबा जी से खुश है और इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे खुश करने में, मुझे प्रसन्न करने में विनोबा जी ने किसी प्रकार की कसर छोड़ी नहीं है। इस पाठ से हमें क्या सबक लेना चाहिए? अब देखिए ना, महात्मा गांधी या विनोबा भावे, इन्हें इस दुनिया से अलविदा हुए इतने सारे साल बीत गए, फिर भी इनके विचारों का महत्व आज भी उतना ही है जितना उस समय था। या मैं तो ये कहूँगा कि उनके विचारों का महत्व पहले से कई गुना बढ़ गया है। लोग अगर उनकी राह पर चले, सदाचार अपने अंदर धारण करे, सदाचारी बने, तो दुनिया में ये जो युद्धजन्य जैसी परिस्थिति पैदा हो गई है वो पैदा नहीं हो पाएगी और हर एक के जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। दुराचार जो है वो हमें अपने दिल से निकाल कर फेंक देना चाहिए और सदाचार के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। अपना जीवन सादा सरल होना चाहिए, भौतिकता से जितना दूर हो सके उतना रहना चाहिए। अल्पसंतुष्ट हमारा स्वभाव होना चाहिए, अल्पसंतोषी हमें होना चाहिए। ये गुण भी अगर हमने धारण कर लिए अपने जीवन में तो ये पाठ पढ़ने पढ़ाने में सार्थकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। विद्यार्थी मित्रों, YouTube पर जो हिंदी शिक्षक चैनल है मेरा, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।